हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा चैनल रॉकेट साइंस एक्सप्लेन करता है विद सिमुलेटर। हम रॉकेट को बनाते हैं, उड़ाते हैं, लॉन्च करते हैं और समझते हैं उनके पीछे की रॉकेट साइंस। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्टोक कंपनी के रॉकेट को, जो कि मार्केट में नया नया आया है और काफ़ी अलग दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं। रॉकेट साइंस, एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, एस्ट्रोफोटोग्राफी और बहुत सारा फन। लीजिए इन सब का डोज एक ही चैनल पर, यानी आपका चैनल एस्ट्रो इंडस्वर्स। ओके, तो हम हैं लॉन्च पैड पर और हमारा रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, 2D सिमुलेटर में यह रॉकेट मैंने ही बनाया है। जो भी हो, पहले मैं आपको रॉकेट के बारे में बता देता हूँ। अभी रॉकेट बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी हाल ही में खुली है। कंपनी के प्लान के मुताबिक जो रॉकेट वो बना रहे हैं वो मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा और साथ में फुली रीयूजेबल रॉकेट भी होगा। जो भी हो, देखते हैं लॉन्च करके ये कैसे काम करता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इग्निशन। रॉकेट के साथ इंजन इग्निशन होते हैं और इसी के साथ रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है। हमने तो इस रॉकेट को अभी से लॉन्च कर दिया। असल ज़िंदगी में ये कब लॉन्च होगा ये एक पक्का नहीं कह सकते। जो भी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रॉकेट की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे फ्यूल कम होता रहेगा रॉकेट में, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। और ये देखिए, हमारा रॉकेट मैक्स क्यू से गुजर रहा है, मतलब मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर। यानी इस वक्त रॉकेट पर एरोडायनामिक फोर्स से सबसे ज़्यादा हाई है। और ऐसा होने पर रॉकेट का थ्रॉटल 40% तक डाउन कर दिया जाता है ताकि एफिशिएंसी बने रहे। और एक बार मैक्स क्यू क्रॉस हो जाए, रॉकेट को फिर से फुल थ्रॉटल पर कर दिया जाता है। ओके, हम मैक्स क्यू क्रॉस कर चुके हैं। रॉकेट की ट्रैजेक्टरी भी ठीक है और अब थोड़ी ही देर बाद फर्स्ट स्टेज सेपरेट होने वाली है। वैसे ये फर्स्ट स्टेज काफ़ी हद तक फैल्कन 9 जैसी दिख रही है और ये उसके थोड़ी सिमिलर है भी। हाँ, लेकिन फैल्कन 9 के कंपैरिजन में इस रॉकेट का डायामीटर काफ़ी ज़्यादा है। हाइट कम है पर डायामीटर ज़्यादा है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज सेपरेट हो गई है। और ये क्या, सेकेंड स्टेज तो कुछ अलग ही तरह की दिख रही है। इस तरह की सेकेंड स्टेज तो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। इस सेकेंड स्टेज में तो इंजन भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप चिंता ना करिए, इसे हम थोड़ी देर में ही समझेंगे। अभी सेकेंड स्टेज को अपनी जर्नी कंटिन्यू रखने देते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के ऊपर। ओके, तो मैंने स्विच कर लिया है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये रीयूजेबल फर्स्ट स्टेज है। इसलिए अब ये करेगी फ्लिप मैन्यूवर, जिसके लिए रॉकेट को 180 डिग्री घुमाया जाएगा और फिर इंजन चालू करा जाएगा। इससे होगा ये कि रॉकेट रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर चला जाएगा और ट्रैजेक्टरी को वहाँ पर सेट करना है जहाँ पर रॉकेट को लैंड करना है। और ये लीजिए, डन। अब हमारा रॉकेट रिटर्न ट्रैजेक्टरी पर चल रहा है। रॉकेट को फिर से फ्लिप करा जाएगा। यह फ्लिप रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम से होगा, जो कि छोटे RCS थ्रस्टर्स होते हैं। ओके, अब हम सही पोजीशन में नीचे जा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। और यहाँ पर होती है री एंट्री के दौरान रॉकेट का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पिघल जाए, जैसे कि आमतौर पर कई स्पेसक्राफ्ट या डेब्री पिघल जाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे ये पिघल जाए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं RCS का इस्तेमाल कर रहा हूँ रॉकेट को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि अभी ग्रिड फिन नहीं है डिज़ाइन में। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी ग्रिड फिन भी ऐड कर दे रॉकेट में, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं RCS इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, रॉकेट री एंट्री के दौरान एक और बार इंजन चलाएगा और उस बर्न को कहा जाएगा री एंट्री 1। ये री एंट्री 1 एक तरह का ट्रैजेक्टरी करेक्शन जैसा है, ताकि रॉकेट सही जगह पर फ्री फॉल करे। ओके, एंट्री बर्न शट डाउन। वैसे आप सोच रहे होंगे ये रॉकेट तो फैल्कन 9 जैसा है, कंपनी ने फैल्कन 9 का डिज़ाइन चुराया है, कॉपी करा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? एग्जाम्पल में ज़्यादातर आसमान में उड़ने वाले चीज़ों के पंख होते हैं और ज़मीन पे चलने वालों के पैर। यानी दुनिया में कोई भी कंपनी अगर रीयूजेबल रॉकेट बनाना चाहती हो, जो कि एफिशिएंट भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, तो फिर वो घूम फिर कर वैसा ही दिखने वाला है जैसे फैल्कन 9 दिखता हो। यानी आप कह सकते हो शायद ये यूनिवर्सल डिज़ाइन है। ओके, जो भी हो, फर्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज काफ़ी नीचे आ चुकी है और अब वक्त है इंजन चलाने का। इस बर्न को कहा जाएगा लैंडिंग बर्न। इस बर्न से रॉकेट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी जिससे वो उतर सके। लैंडिंग लेग डिप्लॉय।
वो बच गए। आप रफ्तार घटा रहे हैं, असलियत में तो ऐसा नहीं होगा। एंड टच डाउन। ओके, फर्स्ट स्टेज लैंड कर चुकी है, हमने इसे समझ भी लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, जो कि अब तक अपनी जर्नी पर है। यह सेकंड स्टेज सच में काफ़ी अलग है। आप सोच रहे होंगे इस पे इंजन कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं फ्लेम्स कहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंजन है, एक नहीं, इसमें है 30 इंजन। जी हाँ, 30, जो कि काफ़ी छोटे हैं और यहाँ पर लगे हैं साइड में। आप सोच रहे होंगे ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इस स्टेज को रीयूज़ करा जाएगा, यानी इस स्टेज को री एंट्री कर वापस से लैंड करना होगा धरती पर। और अगर इस स्टेज में सिंगल और बड़ा इंजन लगा होता तो वो इफेक्ट डालता री एंट्री में और लैंडिंग में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए रॉकेट में इतने सारे और छोटे इंजन लगाए गए, जो कि एरोडायनामिक्स पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे री एंट्री के दौरान। इसे आप मेजर फैक्टर कह सकते हैं। वैसे तो और भी कई कारण हैं। वैसे इतने सारे इंजन लगाने का एक और फ़ायदा हो गया, रॉकेट की एफिशिएंसी बढ़ गई। इतने सारे इंजन एक साथ चलाने से ये सभी मिलकर एक इंजन जैसा बिहेव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। वो है एरोस्पाइक इंजन। आप देख सकते हैं इतने सारे इंजन चलने से यहाँ पर एक इफेक्ट पैदा हो रहा है, जो कि एरोस्पाइक इंजन से मिलता जुलता है। यानी इन सब ने मिलकर एक तरह का एरोस्पाइक इंजन ही बना दिया। वैसे ये एरोस्पाइक इंजन क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसे हम आने वाले वीडियो में ज़रूर जानेंगे। इंजन कई प्रकार के होते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल जो भी हो, ये तो हमने समझ लिया इंजन को। और देखिए, बातों बातों में हम ऑर्बिट भी पहुंच चुके हैं और अब बाजी है पेलोड डिप्लॉयमेंट की। यहाँ पर एक अलग तरह के फेयरिंग का इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पे रॉकेट की फेयरिंग रिकवर नहीं करी जाती। हाँ, बीच में स्पेसएक्स ऐसा कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता। और आजकल जितने भी नए रॉकेट्स आ रहे हैं, उनमें फेयरिंग्स कुछ अलग ही तरह की है, जो कि सेपरेट होती नहीं है। वो तो होती है स्प्लिट, 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में। यह नई तरह की फेयरिंग्स कुछ हद तक कार्गो डोर जैसी हैं, जो कि खुलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। और इन्हीं प्रकार की फेयरिंग्स भी इस रॉकेट में भी इस्तेमाल हुई हैं। यह फेयरिंग्स खुली और ये हुआ पेलोड सेपरेशन। आप देख सकते हैं मैंने सैटेलाइट डिप्लॉय करा है। ये सैटेलाइट तो मैंने खुद ही डिज़ाइन करके बना दिया कैसे ना कैसे। जो भी हो, अब फेयरिंग को रिट्रैक्ट करेंगे, यानी क्लोज करेंगे। और अब वक्त है धरती पर वापस जाने का, जिसके लिए हम सही जगह पर आएंगे और फिर फ्लिप मैन्यूवर करेंगे और इंजन चलाएंगे। यह इंजन हमने इसलिए चलाया है ताकि हम डी ऑर्बिट हो सके। ओके, बर्न कंप्लीट होने के बाद वक्त है री एंट्री का। और आप तो जानते ही हैं री एंट्री के दौरान तापमान कितना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रॉकेट में खास तरह की मेटालिक हीट सील लगाई गई है, जो कि रॉकेट के ठंडे फ्यूल से ही ठंडी होगी। इस टेक्निक का इस्तेमाल कई तरह के रॉकेट इंजन्स में भी होता है और इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी टिकाऊ है और काफ़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जो भी हो, हमारी सेकेंड स्टेज इस वक्त री एंट्री फेज़ पर है और अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर सेकेंड स्टेज की वेलोसिटी घटा रहा है। ओके, अब हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब वक्त है इंजन चलाने का, जो कि है लैंडिंग बर्न। इतने सारे इंजन का एक और फ़ायदा भी है, हम रॉकेट को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब रॉकेट को अगर एक साइड झुकाना हो तो हमें दूसरे साइड का थ्रॉटल कम करना होगा। इस टेक्निक से हम सेकेंड स्टेज को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हम काफ़ी करीब हैं। थ्रॉटल डाउन, लैंडिंग नेक डिप्लॉय, और ये टच डाउन। हम सेफली उतर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, लैंडिंग लेग ऐसे नहीं है। ये लैंडिंग लेग कुछ इस प्रकार से डिप्लॉय होते हैं। फिलहाल जो भी हो, ये रॉकेट सच में काफ़ी कूल है। ये सच में काफ़ी अलग तरह का रॉकेट है। ये पहला रॉकेट बनने वाला है जो सेकंड स्टेज रिकवर कर सकता है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद आया होगा। रॉकेट को उड़ाकर बताना। इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।